नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इंदौर से बड़े बयान की बात करेंगे। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का यह चुनाव है। कांग्रेस को उन्होंने देशद्रोही बताया है। 65 साल देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, तुष्टीकरण कर सामाजिक समरसता को भंग किया, भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया। बीजेपी ने समस्याओं का समाधान किया। बीजेपी देशभक्तों का दल है। कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं पैदा की। कांग्रेस ने देश की साख को दांव पर लगाया। भ्रष्टाचारी, चोर, गुनहगारों का देश बन गया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की साख बढ़ी। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। देश की साख को विश्व में दांव पर लगाया। हम भ्रष्टाचारियों के, हम चोरों के, हम गुनाहगारों के देश बन के रह गए थे। वो तो मोदी जी का प्रखर नेतृत्व है जिसने आज संपूर्ण विश्व में पुनः अपनी साख स्थापित की। और उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है, नीलाभ शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस देश को आजाद कराने वाली पार्टी है। यह उषा ठाकुर की कुंठा है कि वो कांग्रेस को देशद्रोही बता रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बताकर देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी अपमान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नाथूराम गोडसे के उपासक और जिन्ना की मजार पर माथा टेकने वालों की पार्टी को कांग्रेस पर कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबां में झांक लेना चाहिए। आजाद कराने पार्टी कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी जिन्होंने देश की आजादी महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को आजाद करवाया। इंदिरा जी की पार्टी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। राजीव जी की पार्टी जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। उस पार्टी को उषा ठाकुर काबीना मंत्री देशद्रोही पार्टी करी। एक तरह की कुंठा है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा नहीं हुआ, न ही देश को आजाद कराने में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी योगदान है। इनकी कुंठा से ग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस तरह का जुलूल बयान देते हैं। वो कांग्रेस को देशद्रोह पार्टी बताकर ये उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहा है जिन्होंने देश को आजाद किया है। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के उपासकों की पार्टी, जिन्ना की मजार पे माथा टेकने वालों की पार्टी है। ये देश की कीमत क्या जाने। देशद्रोह पार्टी कहने के लिए इन्हें अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। और सहयोगी अरुण आपको नजर आ रहे होंगे, सीधा अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, चुनावी सीजन में बड़ा बयान। बिल्कुल, देखिए, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग की मंत्री हैं उषा ठाकुर। ये फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं और अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। और अब की बार उन्होंने जो विवादास्पद बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो देशद्रोही पार्टी है। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जताई है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और ये जो बयान है ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका अपमान है। हालांकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बयानों को लेकर दोनों ही पार्टियां हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे पर बयानों की बौछार भी कर रही है। लेकिन उषा ठाकुर का जो विवादित बयान है इससे कहीं ना कहीं अब ये राजनीति सियासी भूचाल आ गया है और बीजेपी और कांग्रेस अब इसको लेकर आमने सामने भी है। हालांकि बीजेपी की जो नेता है उषा ठाकुर मंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था कि इंदौर के आसपास कश्मीर फाइल्स फिल्म जैसी स्थिति बन रही है। तो उस बयान पर भी काफ़ी गहमा गहमी हुई थी और ये वो जो बयान है ये बयान अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के लिए भी एक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में मतदान होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया पंचायत चुनाव की हो चुकी है और नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में ये बयान कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भी माना जा सकता है कि जिस तरह से हिंदू वोट बैंक की या बहुसंख्यक वोट बैंक की लामबंदी बीजेपी कर रही है उसको भी इस रूप में देखा जा सकता है। जी, एक और बात भी है अरुण कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्या
इस पॉइंट को या इस मुद्दे को चुनाव के सेंटर में लाने की कोशिश की जा रही है, सोची समझी पॉलिसी के तहत की जा रही है। अरुण, बिल्कुल, देखिए कल जो बीजेपी ऑफिस है इंदौर का, वहां पर बैठक थी जिसमें सभी नगरीय पंचायत चुनाव के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दावेदार हैं, जिन्होंने नामांकन भरा है, उनको वहां पर बुलाया गया था और उनको संबोधित उषा ठाकुर कर रही थी। और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम लोग देशभक्त पार्टी हैं और कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है, जिससे कि वोटों की लामबंदी हो सके और इसका फायदा बीजेपी को आगामी चुनाव में मिल सके। और इसी बात पर कांग्रेस को आपत्ति है कि उन्होंने ये बात जो कही है देशद्रोही वाली, आप बीजेपी वाले बताएं कि उनकी पार्टी में कौन से लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इनकी पार्टी तो गॉडसे और जिन्ना के मजार पर जाकर मत्था टेकने वालों की पार्टी है। तो दोनों ही दलों की ओर से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी भी जारी है। लेकिन अब ये बयान कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और अभी चुनाव का माहौल भी है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी नुपुर शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बनाई चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब खबर पन्ना से। श्रद्धालुओं का अलग अलग गांव में अंतिम संस्कार होना है। हादसे के बाद लगातार जो जख्म की बात की जा रही है, क्या वाकई ये जख्म भरेगा नहीं भरेगा? अंतिम संस्कार अब होना है इन सभी का। उत्तराखंड में बस हादसा हुआ था। लगातार आपने देखा कि किस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम रहा। खुद मुख्यमंत्री को वहां पहुंचना पड़ा। 25 जो श्रद्धालु थे मध्य प्रदेश के पन्ना के अलग अलग गांव के, उनकी जान चली गई। बुद्ध सिंह साटा गांव के राजा राम सिंह और गीता सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दोनों पति पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। बुद्ध सिंह साटा गांव में मातम पसरा हुआ है। एक ही गांव से 8 लोगों की जान चली गई। मोहंद्रा गांव में एक साथ जब 4 लोगों की अंतिम यात्रा अर्थी निकली तो पूरा गांव मानो रोने लगा। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उड़ला गांव पहुंचने वाले हैं और लगातार सहयोगी प्रतीक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और अंतिम संस्कार धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रतीक आपको नजर आ रहे होंगे, प्रतीक के पास आपको लिए चलते हैं। प्रतीक, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं दुख और दर्द की ये दास्तां। इस जख्म के निशान बड़े गहरे हैं। जब जब ये निशान देखे जाएंगे तब तब दर्द की वही टीस सामने आ जाएगी। क्या कुछ अपडेट प्रतीक? देखिए ललित, इस वक्त मैं बुद्ध सिंह साटा गांव में मौजूद हूं और एक साथ द्विवेदी परिवार की जो 6 चिताएं हैं वो जल रही हैं। ठीक पीछे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। करीब 15 मिनट पहले अंतिम संस्कार यहां पर हो चुका और पास की ही नदी में अन्य जो क्रियाएं हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो परिजन कर रहे हैं। दुख भरा लम्हा था। पूरा गांव मानो अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा। और इस वक्त चिताओं की जो लौ आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आखिर किस तरीके से कितना दर्द इस पूरे गांव पर, पन्ना जिले पर, पूरे मध्य प्रदेश में टूट पड़ा, जहां एक साथ 25 जिंदगियां जो है काल के गाल में समा गई। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ था वो बेहद दर्दनाक था और इस दर्दनाक हादसे की जो तस्वीरें हैं वो हमने देखी थी। जिन लोगों की चिताएं अभी आप जलती हुई देख रहे हैं, इनमें दिनेश प्रताप द्विवेदी, प्रभा द्विवेदी, राजकुमार द्विवेदी, हरिनारायण द्विवेदी, हीराबाई और रूप नारायण द्विवेदी शामिल हैं। ये सभी जो 6 लोग थे वो बुद्ध सिंह साटा गांव के थे और एक ही परिवार के सदस्य थे और एक साथ जो है ये 6 चिताएं जल रही हैं। बेशक 2 दिन का जो समय था वो बेहद कहीं ना कहीं हम देखें तो एक पहाड़ सा था दिल में। चूंकि पहले तो खबर लगी कि इस दुखद सड़क हादसे में मौत हो गई है 6 सदस्यों की, न केवल इनकी बल्कि वो तमाम जो 25 लोग थे जिनकी मौत हुई है। और उसके बाद शवों का इंतजार देर रात तक चलता रहा। अंतिम संस्कार की तैयारियां कल शाम ही कर ली गई थी, लेकिन चूंकि वक्त पर शव नहीं पहुंच पाए इसलिए सुबह इन क्रियाओं को किया गया। आज सुबह ही 8 साढ़े 8 बजे अंतिम संस्कार के लिए जो शव यात्रा है वो निकली और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से गांव के नजदीक ही जो चिताएं हैं उन्हें अग्नि दी गई। और बेशक अमूमन हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब अलग अलग इलाकों से आ रही है, चाहे वो पवई हो, जो अन्य क्षेत्र है जहां से लोग आते थे जिनकी चिताएं जल रही हैं। और अमूमन हर जगह अंतिम संस्कार हो ही चुका है। उड़ला जो है वहां वीडी शर्मा पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में और शोक संतप्त परिवार को एक बार फिर वो सांत्वना यहां पर देंगे। बिल्कुल। वीडी शर्मा के अलावा क्या किसी और वीआईपी के, हालांकि स्थानीय नेता तो इसमें शामिल होंगे ही, इनके अलावा और किसी वीआईपी मूवमेंट की जानकारी प्रतीक आपको लग पाई है?
चूंकि कल ये सवाल हमारे द्वारा वीडी शर्मा से भी पूछा गया था ललित, तो चूंकि मुख्यमंत्री साहब पहले से ही पहुंच गए थे उत्तराखंड और तमाम कहीं न कहीं लगातार वो सचेत थे और पूरे मामले से लेकर वो रात को भी मीटिंग ले रहे थे, तो उनका आना संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी वीडी शर्मा हो गए, कलवजीत सिंह भी रात को ही परिजनों के पास मुलाकात करने आए थे। सुबह विधायक हों, सांसद हों या जितने भी अन्य प्रतिनिधि हैं वो लगातार एक एक कर पहुंच रहे हैं। तो अमूमन जनप्रतिनिधियों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अंतिम यात्रा में भी वो शामिल हुए। वीडी शर्मा उड़ला चले गए हैं, पहले उनका आना यहीं होना था लेकिन अभी वो उड़ला में है, वहां भी अंतिम संस्कार की क्रियाएं जो है संपन्न हो रही हैं। तो बेशक हर जगह कहीं ना कहीं मौजूदगियां देखी गई, प्रशासनिक अमला मौजूद था, एसडीएम तहसीलदार हर जगह मौजूद थे। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपनी आमदगी जो है हर स्थान पर दर्ज कराई है और लगातार राजनेता भी जुटे ही रहे दिन रात, चाहे वो शवों को उत्तराखंड से यहाँ लाने की बात हो। तो बेशक हम ये कह सकते हैं कि संजीदगी हर किसी ने बरती है और हर कोई परिजनों के पास पहुंचा है और शोक संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक लगातार उनकी नजर बनी हुई है। अब रायपुर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल आज रायपुर आने वाले हैं। हरियाणा के विधायकों के चिंतन शिविर में वो शामिल होंगे। चिंता शिविर भी आप इसे कह सकते हैं। आज हरियाणा कांग्रेस विधायकों का चिंतन शिविर होना है। उदयपुर में एक नव संकल्प शिविर हुआ था, उसके संकल्पों पर 2 दिनों तक मंथन होगा और इसके लिए शक्ति सिंह गोहिल पहुंचने वाले हैं रायपुर। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे के करीबन शक्ति सिंह गोयल आएंगे और यहाँ पर जो हरियाणा के विधायक हैं उनसे मिलेंगे, बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वैसे चिंतन शिविर भी आज हरियाणा कांग्रेस का 2 दिनों का यहाँ पर रखा गया है। जो उदयपुर में शिविर हुआ था उसी के संकल्पों को किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस जो है वो पूरा करेगी, इस पर मंथन होगा। और पूरे देश भर में हरियाणा की तरफ से कांग्रेस अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इन तमाम मसलों पर जो है वो बातचीत होगी। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा मसला जो है, चिंतन शिविर तो एक बहाना है एक तरह से यहाँ पर इसलिए किया गया कि इतने दिन विधायक रहेंगे तो कैसे उनको इंगेज रखा जाए, और यही वजह है कि वो चिंतन शिविर यहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस वोटिंग को किस तरह से रोका जाए, ये एक बड़ा मंथन है और यही वजह है कि इसी को लेकर शक्ति सिंह गोहिल जो है वो आ रहे हैं और रात को हालांकि लौट जाएंगे। राजीव शुक्ला भी कल आए हुए थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर विधायकों से मिलने गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री बहुत जल्दी 5-7 मिनट में ही वहां से लौट गए थे, लेकिन राजीव शुक्ला ने हरियाणा के विधायकों से बातचीत की थी। तो जाहिर तौर पर रणनीति बनेगी कि क्रॉस वोटिंग किस तरह से रोकी जाए, बीजेपी के सेंधमारी से किस तरीके से बचा जाए। दूसरी बात यह है कि 3 विधायक अभी भी नहीं पहुंचे, 28 विधायक यहाँ पर है। हालांकि राजीव शुक्ला जो है वो कह रहे थे कि उनकी नाराजगी नहीं है जो विधायक यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन सवाल बीजेपी कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं चुनौती तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी की बातें भी सामने आ रही थी और वहीं बीजेपी की अपनी कोशिशें तो जारी होगी। तो ये तमाम मसलों पर यहाँ पर मंथन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि शुरुआत में हमने कहा कि वाकई चिंतन होगा या चिंता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर के देव किरारी गांव में 25 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। चाट और गुपचुप खाने के बाद ये सभी लोग बीमार हुए। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत भी हो गई है। 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पीड़ितों में बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। गंभीर रूप से बीमार 4 बच्चों को इलाज के लिए बिलासपुर लाया गया है। 2 बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों और महिलाओं ने गांव में लगने वाले एक ठेले से चाट और गुपचुप खाए थे और इसके बाद एक एक कर बच्चों और महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। बीमार बच्चों और महिलाओं को बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। पीड़ितों का हालचाल जाना। जिला प्रशासन ने प्रभावितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में जांच की बात कही गई है। और सहयोगी विनोद आपको नजर आ रहे होंगे। विनोद के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। विनोद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? एक बच्चे की मौत तक हो गई है। बिल्कुल, अपडेट की जहां तक बात करें ललित, तो रात में ही सीएमएचओ बिल्हा पहुंचे थे और स्वास्थ्य केंद्र पहुंच करके उन्होंने जानकारी ली थी कि तमाम लोगों के इलाज चल रहे थे और इसके साथ स्थानीय प्रशासन की टीम भी उनके साथ में मौजूद थी और कोशिश ये की जा रही थी कि अगर कोई ज़्यादा गंभीर है तो उन्हें सिम्स में रेफर किया जा सके या दूसरे अन्य अस्पतालों में भेजा जा सके। तो वैसी स्थिति नहीं है। हालांकि जो 4 लोग गंभीर हैं जिनका इस बिलासपुर के निजी अस्पताल में 2 लोगों का इलाज चल रहा है और 2 लोगों का सिम्स में इलाज चल रहा है, तो उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है स्वास्थ्य विभाग और उनकी हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है।
दूसरी जहां तक 9 साल की बच्ची की कल रात में ही इलाज के दौरान मौत हो गई, उसके पोस्टमार्टम के निर्देश दिए गए और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी जांच की जाएगी, उसके बाद के आगे के पहलुओं की जांच की जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य महकमे की नज़र और इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की नज़र बनी हुई है। जांच भी शुरू कर दी गई है, जहां से उन्होंने गुपचुप चाट खाया था उसके भी आज पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर कल जिस तरह की स्थिति सामने आई कि 25 लोग जो है फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, इसके बाद हड़कंप की स्थिति बेल्हा में बनी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी तरह की कोई और लापरवाही ना हो उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। ललित। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भिंड का रुख कर रहे हैं। भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। आग ने तबाही मचा दी है। आग ने गोदाम में रखी 2 बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट के चलते, शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में आग लगी है। सूचना के 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है। 6 दमकलें मौके पर हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। एक और बड़ा पेच है, रिहायशी इलाके में गोदाम बना हुआ है। लाहौर का ये रिहायशी इलाका है, इस वजह से चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पूरी जानकारी विस्तार से, फिलहाल क्या स्थिति, आग पर काबू पाया जा सका? सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से गढ़ टेंट हाउस में आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी तो उस पर काबू पाने के लिए एक आधा दर्जन फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 2 घंटे लेट हो रही है, जब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। तो अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जी अनिल, ये रिहायशी इलाका है, जैसी जानकारी आपने भेजी, रिहायशी इलाके में इस तरीके से आग का लगना और अब तक काबू में ना आना, ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल जी, मैं बता दूं, वो जो आसपास के लोग हैं वो दहशत में हैं और वहाँ पर पुलिस की काफी फोर्स पहुंच गया है और प्रयास किया जा रहा है आसपास रिहायशी इलाके में कहीं आग की लपेट नहीं पहुंची है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनिल विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी, आग तेजी से फैल गई है। 2 बाइक भी इस आग की चपेट में आ गई हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि ये गोदाम लाहौर के एक रिहायशी इलाके में है। रिहायशी इलाके में इस तरीके की आग का काबू में ना आना लोगों के लिहाज से भी, पब्लिक के लिहाज से भी बहुत परेशानी भरा है, चिंता पैदा करने वाला है। खबर सुकमा से। सुकमा में सुरक्षा बलों के सतर्क जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक ही दिन 2 अलग अलग जगहों पर लगाए गए आईईडी पता लगाया गया और फिर उन्हें विस्फोट कर नष्ट किया गया। सोमवार को सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे कोबरा 206 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसमें शामिल इको और डेल्टा कंपनियों के जवानों ने एक ही दिन में 2 आईईडी का पता भी किया, सर्च भी किया और इसके बाद इन्हें नष्ट किया गया। इलाके के विकास के लिए सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और नक्सलियों की तरफ से लगातार सड़क निर्माण में बाधा डाली जा रही है। और अब बड़ी खबर भोपाल से। प्रदेश भर में खूब तप रहा है जून का पहला हफ्ता। नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान है। नौगांव खजुराहो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा तपे हैं। नौगांव और खजुराहो में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोपाल में दूसरे दिन भी पारा 43.1 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड हुआ है। मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, इन तमाम इलाकों में पारा 43 डिग्री के पार है। भोपाल समेत प्रदेश भर के 10 जिलों में लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन रायपुर को आज गर्मी से निजात मिल सकती है। छत्तीसगढ़ को गर्मी से निजात मिल सकती है। अंधड़ चलने और हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। बस्तर में तापमान में गिरावट भी हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं। बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार में भीषण गर्मी पड़ रही है। सारंगढ़ के साथ साथ कुरूद में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और माना यह जा रहा है कि आज राहत मिल सकती है। और अब कोरोना अपडेट आपको दे दें। भोपाल में कोरोना के 5 नए संक्रमित सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 46, सभी का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। बीते 4 दिनों में प्रदेश में रोजाना 40 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं।
कोरोना के एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए 253 संख्या पहुंच चुकी है। प्रदेश में सोमवार को सबसे ज्यादा 12 मरीज इंदौर में मिले हैं। भोपाल में 5 मरीज, दूसरे स्थान पर यह रहा। ग्वालियर नरसिंहपुर में 4 मरीज मिले हैं। भोपाल से बड़ी खबर, एयरपोर्ट एरिया में सूखी घास में आग लग गई। एयरपोर्ट के दमकल मौके पर पहुंची। दमकलों के अलावा गांधीनगर फायर स्टेशन की एक दमकल पहुंची, यानी एयरपोर्ट की दमकल और गांधीनगर फायर स्टेशन की एक दमकल। तत्काल इस आग पर काबू पाया गया। रनवे के आसपास सूखी घास लगी है जिसमें ये आग लग गई थी। वक्त रहते तेजी से इस आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, घटना की जानकारी। देखिए ललित, अगर बात करें तो सुबह फ्लाइट का आने का वॉल्यूम भी रहता है और इसी के लिहाज से तत्काल जो है दमकल रवाना की गई। एयरपोर्ट के जो खाली एरिया होता है वहां पर सूखी घास में अचानक आग लग गई थी, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ का टाइम होता है। इसलिए तत्काल आसपास की जो फायर दमकलें मौके पर पहुंची और उन्होंने इस आग पर काबू पाया। हालांकि कोई ऐसी रनवे से काफी दूर आग लगी थी, इसलिए इतनी चिंता वाली बात नहीं थी, मगर फिर भी एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिहाज से काफी घटना बढ़ी थी। इसमें देखा जा रहा है कि आखिरकार आग ये किस कारण की वजह से लगी है। जी, हालांकि जितेंद्र, एयरपोर्ट पर जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बरती जाती है, प्रोटोकॉल बरता जाता है, ऐसा लगता है कि अचानक से इस तरह आग लग जाना, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात करें तो वहाँ की जो दीवार है वो भी कहीं कहीं से टूट चुकी है। कई बार असामाजिक तत्व वहाँ पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। ऐसी कई घटनाएं अक्सर देखने में सामने आती हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, जिस दीवार टूटे हुए आप टूटी हुई दीवार की बात कर रहे हैं या सेंध की बात कर रहे हैं, कई बार जानवर भी घुस आए हैं और ये एयरपोर्ट के लिहाज से तो बहुत ही खतरनाक है। देखिए ललित, बिल्कुल कई जो है ऐसे जानवर वहाँ नजर आए हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो कई ऐसे आदमी हैं, कई ऐसे शरारती तत्व जो एयरपोर्ट तक पहुंच गए, रनवे तक पहुंच गए। आपने पिछले कुछ समय पहले देखा होगा कि एक शरारती तत्व में पहुंचकर जो वहाँ फ्लाइट खड़ी थी, हेलीकॉप्टर खड़ा था, उसमें तोड़फोड़ कर दी थी। तो कई ऐसी चीजें हो चुकी हैं अक्सर वहाँ पर, जो रनवे तक ऐसे असामाजिक तत्व पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की सुरक्षा से हमेशा खिलवाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। चलिए, धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।